दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेपाल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स इन सभी के जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। वहाँ की सरकार ने ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है नेपाल के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। वे सब आंदोलन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वे सब युवा हैं, जिन्हें जेनजी कहा जा रहा है। जेनजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है जनरेशन जेड, यानी कि वैसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर के 2012 के बीच में है, उन्हें जेनजी कहा गया है। और सबसे ज़्यादा इसी आयु वर्ग वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पर लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो सोचिए कि आंदोलन कितना बड़ा है। अगर आप देखेंगे आगे इस पिक्चर को, तो आप यहाँ पर देख करके सोच सकते हैं कि आंदोलन कितना बड़ा है और वहाँ की सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि टिकटॉक जैसे ऐप, ऐसा एप्लीकेशन कैसे बचेगा। टिकटॉक ने ऐसा क्या कर दिया उससे बैन वहाँ की सरकार नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि जब कभी युवा कोई भी आंदोलन करता है तो उस आंदोलन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को भी, सरकार को भी, उस देश को भी। और वैसा यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये युवा इतने नाराज क्यों हैं? तो इसके वजह सिंपल सा कारण है कि वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया गया है। अगर आपके यहाँ यूट्यूब बैन हो जाए, व्हाट्सएप बैन हो जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने इंपॉर्टेंट कामों को नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह विरोध प्रदर्शन करेगा ही करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल इंस्टा में टाइम पास करते हैं, व्हाट्सएप में केवल चैटिंग करते हैं, फेसबुक में केवल इंटरटेनमेंट की वीडियो देखते हैं। तो क्या उन्हें ये काम करना जरूरी है? क्या उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है? तो नहीं है। लेकिन वे अपना मनोरंजन करते हैं, उनका एक साधन है, जिसकी वजह से वे सब आंदोलन में उतर आए हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं। समझिए, जेनजी का मतलब क्या है? जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब कम से कम 18 से लेकर के 25 साल, 28 साल वाले एज ग्रुप के हैं। तो ये सब आंदोलन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हर कोई ऐसा करेगा। अगर किसी भी देश में ये सब ऐप बैन हो जाए तो वहाँ की जितनी भी जनता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, बगावत करेगी ही करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो क्या आपको लगता है कि भारत के लोग चुपचाप बैठेंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, या फिर जितने भी हिंसक प्रदर्शन करना होगा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद को सोच कर देखिए कि अगर बैन हो जाए तो क्या आप अपने घर में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, आप भी नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? लेकिन वहाँ की सरकार ने इसे बैन कर दिया है। बैन करने के पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया है कि वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बढ़ रही थी, जैसे कि सरकार को लेकर के। अगर सरकार वहाँ पर कुछ भी गलत काम कर रही थी, मान लो गलत काम हर जगह होता है, जैसे कि भारत में, क्या भारत में सरकार कुछ भी कर रही है, क्या वो सब सही कर रही है? ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी भारत में प्रोटेस्ट हुआ एसएससी को लेकर के, रेलवे को लेकर के, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी को लेकर के, तो क्या उसमें सिस्टम की कमियां नहीं थी? बिल्कुल सिस्टम की कमियां थी, लेकिन सिस्टम मानने को तैयार ही नहीं है कि कमियां हमारे अंदर है। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा दे रही है कि नहीं, जितने भी और इसमें लोग मिले हुए हैं उन सब में भी कमियां हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं और कुछ जो यहाँ की जनता है उनके ऊपर भी है। तो सोच कर देखिए, इस प्रकार के जब कमियों को छुपाने के लिए सिस्टम कुछ भी कर सकती है, तो क्या नेपाल में ऐसा नहीं होता होगा? क्या वहाँ की सरकार कुछ गलतियां नहीं करती होंगी? बिल्कुल। तो उनका ये कहना है कि जब सरकार कुछ कर रही है तो उसे लेकर के लोग गलत रिमर्स स्प्रेड करते हैं, यानी कि अफवाह फैलाते हैं, जिससे क्या होता है कि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने इसे बैन कर दिया, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा जो वहाँ पर साइबर क्राइम बढ़ रहा था, यह भी एक थोड़ा ऐसा मुद्दा था जिस पर ध्यान देना जरूरी था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार ने इसे बैन कर दिया है, ऐसा सरकार का कहना है। क्योंकि कोई भी अपने बचाव में कुछ ऐसा तर्क देगा ही जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है, लेकिन वो सही है या फिर नहीं है उस पर एक डिबेट किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का भी कहना है कि वहाँ पर
एक ट्रेंड चला है नेपो किड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आपने इंडिया में सुना होगा नेपोटिज्म, जैसे कि जितने ही मंत्री हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे सोशल मीडिया में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए वहाँ के जो पीएम हैं, या फिर जो पीएम पहले भी थे, जो फॉर्मर रह चुके हैं, उनके बच्चे सोशल मीडिया में बड़े बड़े गाड़ियों के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, विदेशों में जो अच्छे जगह हैं या फिर जो अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ की जो फोटो शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वे सब अपने देश में धक्के खा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। यानी कि लोग अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो लोकल हैं या फिर जो आम लोग हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अपने देश में भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिसकी वजह से एक नकारात्मकता माइंड में आती है सबकी, तो वही वहाँ पर आ रहा है। और ये सब नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा किसी के मन में विचार आएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी ऐसा लोग मानते हैं कि जो हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, इन सभी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए, और हमें ऐसा मिल भी नहीं रहा है जैसा विदेश में मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर ये जानना चाहते होंगे कि वहाँ की सरकार ने इसे बैन किया, लेकिन उसमें टिकटॉक बच कैसे गया और बाकी ऐप बैन हो गए। तो देखिए, जो भी सरकार ने वहाँ पर गाइडलाइन जारी की थी वो सब टिकटॉक कर दिया, लेकिन जितनी बाकी कंपनियां थे, टिकटॉक चाइनीज है, लेकिन वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एक्स, ये सब अमेरिकी कंपनी है, यानी कि पश्चिमी देशों की कंपनी है। तो ये सब कंपनियां उनके जितनी भी गाइडलाइंस थी उसे पूरा नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि क्या गाइडलाइन है भाई, बताइए हमको भी। देखिए, वहाँ की सरकार का कहना था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, सभी कंपनियों को नेपाल के अंदर अपना एक स्थानीय ऑफिस खोलना होगा। उस ऑफिस में उन्हें अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। अधिकारी क्या काम करेंगे? वे अधिकारी जितने भी गलत कंटेंट होंगे उन सभी कंटेंट को हटाएंगे। वहां पर जो सरकार के द्वारा उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा, उन सारे नोटिस का उन्हें तुरंत जवाब देना होगा। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया है, उनके पास जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी उनके यूजर्स हैं, उन सारे यूजर्स की डेटा को सरकार के साथ शेयर करना होगा। तो अमेरिकी कंपनी को लगा कि किसी भी यूजर का डाटा शेयर करना या फिर उनकी अभिव्यक्ति को लेकर के ये थोड़ा सख्त निर्णय है या फिर सख्त कदम है, और ऐसा करना कंपनियों ने अच्छा नहीं समझा, जिसकी वजह से जो भी वहाँ की गाइडलाइन थी सरकार की, उससे इन्होंने पूरा नहीं किया। उन्हें 7 दिनों का समय मिला था कि 7 दिन के अंदर आप इस काम को करिए, लेकिन 7 दिनों के अंदर भी इस काम को नहीं किया गया, लेकिन टिकटॉक ने ये सब कर दिया। तो जिसकी वजह से टिकटॉक बैन नहीं हुआ और बाकी सारी जितनी भी अमेरिकी कंपनियां हैं वे सब वहाँ पर बैन हो गई। लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं, उनका भी कहना है कि चाइना के दबाव में आकर के नेपाल ने ऐसा किया, और जो चाइना वहाँ पर निवेश करता है, उस निवेश के डर से भी नेपाल ने चाइना के ऊपर बैन नहीं लगाया, यानी टिकटॉक के ऊपर। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि वहाँ की जो सरकार बोल रही थी कंपनियों को, जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, उन सभी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए था, उनकी बातों को मानना चाहिए था। जैसे कि वहाँ पर ऑफिस खोलने के लिए बोला गया, अधिकारियों को रखने के लिए बोला गया, तो सब रख लेते, इसमें क्या था। तो कंपनियों को यह सब काम करना खर्चीला लग रहा था, वहाँ पर पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जबकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, यूजर्स कम है, जिससे कमाई कम होगी, तो वहाँ पर उतना खर्चा करने की आवश्यकता क्यों है। इसीलिए कंपनियों ने इस काम को नहीं किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब नेपाल इतना छोटा देश है तो वहाँ पर कुछ पैसे लगाने में क्या दिक्कत है, लगा देते। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि पूरी दुनिया में लगभग 150 से भी ज़्यादा छोटे मोटे कंट्री हैं, जिसकी जनसंख्या नेपाल के बराबर है, या फिर उससे कम या फिर अधिक है, लेकिन उसी के आसपास है। तो जितनी भी दुनिया में देश हैं, वे सब देश दबाव बनाते हैं उन कंपनियों के ऊपर कि अगर आप नेपाल में अपना ऑफिस खोल सकते हैं, नेपाल में आप स्टाफ रख सकते हैं, तो आप हमारे देश में क्यों नहीं रख सकते। अगर बात करते हैं हम भारत की या फिर कुछ यूरोपियन कंट्री की, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, तो वहाँ पर वे सब कंपनियाँ ऐसे काम कर सकती है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत सरकार कुछ भी बोल दे तो अमेरिकन कंपनियाँ कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, उन कंपनियों को यहाँ पर कमाई ज़्यादा होती है। लेकिन अगर छोटे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर कमाई कम होती है, लेकिन वहाँ पर उतने सारे काम करना, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा उनके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए कंपनियां वहाँ की सरकार की बात नहीं मानी। ये सिंपल सा कारण है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा पड़ता और दुनिया में जितने देश हैं वे सब देश
उनके ऊपर दबाव बनाते कि आप हमारे यहाँ भी वैसा ही करो जैसे नेपाल में किए हो। और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप देने वाले यही व्यक्ति हैं जो कि एक एनजीओ के संस्थापक है। उस एनजीओ का नाम है हामी नेपाल। हामी नेपाल एनजीओ के द्वारा ही इस प्रोटेस्ट को, इस विरोध को, इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दिया गया। ये कोई खराब व्यक्ति नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और सबसे मेन बात यह है कि जो यह आंदोलन था, यह आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मिल करके नहीं किया गया। यह आंदोलन युवा का था, युवाओं ने खुद से आंदोलन किया, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा रोल इनका भी है, इसके एनजीओ का। इन्होंने इससे पहले ही बहुत सारे आंदोलन चलाए, इन्होंने बहुत सारा आवाज़ उठाया, जैसे कि भूकंप आते हैं नेपाल में, बाढ़ आते हैं, इसके अलावा वहाँ पर शिक्षा को लेकर के, और वहाँ पर जितने भी नेपाल के प्रवासी मजदूर हैं जो विदेशों में काम करते हैं, उन सभी को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के खिलाफ और सरकार के विरुद्ध इतने बड़े आंदोलन को इस प्रकार से इन्होंने उठाया है, जो कि जेन्युइन भी है। क्योंकि आपके यहाँ अगर इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, जैसे व्हाट्सअप ना हो, यूट्यूब ना हो, जाहिर सी बात है कि आप बाकी देशों की तुलना में पीछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसे कुछ है भी नहीं, अपना तो नहीं है। तो आपको जब तक नहीं है तब तक तो यूज करना ही पड़ेगा जो विदेशी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चाइना का अपना यूट्यूब, फेसबुक सब है, तो हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियों को बैन करके चीन की जो कंपनियां हैं वे सब वहाँ पर अपना काम कर सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जो सरकार है उनका तालमेल अच्छा होगा नेपाल और चाइना का, तो हो सकता है कि चाइनीज कंपनियां वहाँ पर अब स्थापित हो जाएंगी। लेकिन देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो आपको इस लेकर के क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट कीजिए।